हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेल्टर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है SCERT क्लास 8 का साइंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखो, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आपको उसमें साइंस पूछा जाता है तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि आप NCERT या फिर SCERT की जो बुक होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट की बुक होती है, आप उसे प्रीफर करें। क्योंकि आज कल देखा जा रहा है कि जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो डायरेक्ट NCERT और SCERT के बुक के लाइन को उठाकर जो है वो प्रश्न के रूप में डायरेक्ट पूछ लिया जा रहा है। तो ऐसे में आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा कि अगर आप SCERT या NCERT की जो बुक है उन्हें आप फॉलो करें। और ये काफ़ी अच्छे भी है, ये काफ़ी अच्छे से डिटेल में चीज़ें बताया हुआ रहता है और आपको समझने में भी आसानी होगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। आज के टाइम में सिर्फ आप चीज़ों को रट के जो है वो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, तो इसलिए आप NCERT और SCERT का जो बुक है आप उसे ज़रूर फॉलो करें। यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग उन्हीं सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो आपका SCERT की बुक है, ठीक है, बिहार गवर्नमेंट का जो SCERT का ये बुक है उसके हम लोग हर एक चैप्टर को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो प्रश्न बुक में दिया हुआ है वो भी डिस्कस करेंगे। साथ ही कुछ और प्रश्नों को भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जो कि इसमें जो दिए हुए फैक्ट है उसी फैक्ट के ऊपर हम लोग जो है कुछ प्रश्न बना के फिर उसे जो है यहाँ पे अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है, आपका जो है ये तैयारी को और भी बूस्ट करने वाला है। अगर बात करें तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा अगर आप बिहार SSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, बिहार SSC का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आप BPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, BPSC टीचर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर आप कोई भी एग्ज़ाम 70th BPSC या 71th कोई भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें कि आपको जो है अगर साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन सभी में ये आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। और सिर्फ बिहार में नहीं, साइंस होता है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो अगर उसमें साइंस पूछा जाएगा तो वो आप के लिए फ़ायदेमंद होगा अगर आप इसे रेगुलर फॉलो करते हैं तो, ठीक है। अब हम वापस चलते हैं चैप्टर की ओर कि कौन कौन से चैप्टर जो है यहाँ पे हम लोग को पढ़ने हैं। तो देखो, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है दहन और ज्वाला, चीज़ों का जलना, अर्थात कंबसन और फ्लेम। ये जो चैप्टर है इस चैप्टर को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इस चैप्टर को। देखिए, सबसे पहले क्या है कि इस चैप्टर में जो है दहन और ज्वाला जो चैप्टर है उसमें बताया गया है कि कुछ पदार्थ जो होते हैं वो जल जाते हैं और कुछ पदार्थ जो है वो नहीं जलते। जो पदार्थ जलते हैं उन्हें बोला जाता है दाह्य पदार्थ, और जो नहीं जलते उसे बोला जाता है अदाह्य पदार्थ, ठीक है। ये सिंपल है, जो जलेगा अर्थात जिसका दहन होगा वो आपका दाह्य पदार्थ होगा और जिसका दहन नहीं होगा वो आपका अदाह्य पदार्थ होगा। तो ये तो आपका सिंपल हो गया। अब अगर इसके एग्जाम्पल में देखें तो आप इसके एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जैसे पुआल हो गया, जो पुआल होता है वो क्या होगा, वो दही पदार्थ में आएगा। इसके अलावा आप कागज़ को ले लीजिए, कागज़ जो है वो भी आराम से जल जाता है। फिर मिट्टी का तेल हो गया, या जिसे हम लोग केरोसिन तेल बोलते हैं, ठीक है, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, ये सारे ऐसे पदार्थ हैं जो कि जलने में सक्षम है, और कुछ तो ऐसे हैं जो कि तुरंत ही जलने प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर आप देखोगे, आप पत्थर ले लो तो पत्थर जो है वो आपका जलेगा नहीं, पानी जो है वो आपका नहीं जलेगा। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सारे पदार्थ भी आपका जलते नहीं। हालांकि वो अलग बात है कि हाई टेम्परेचर पे इसे जो है गला दिया जाता है, लेकिन वो जलने का जो प्रक्रिया है वो नेचुरल रूप में यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये तो आपका सिंपल हो गया कि कौन से पदार्थ जो है वो दाह्य पदार्थ होते हैं और कौन से पदार्थ जो है आपका अदाह्य पदार्थ होते हैं। ये आपका सिंपल है। आप आसपास की चीज़ों को भी अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके आसपास कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो कि इजी वे में जल जाते हैं और कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो कि नहीं जलते हैं। आप उसे खुद से भी जो है सेपरेट कर सकते हैं। अब आगे इसमें दिया हुआ है पदार्थों का दहन और जलने की प्रक्रिया कैसे होती है, आखिर ये पदार्थ जो है वो जलते कैसे हैं, कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जो है वो जलते हैं। तो देखो, पहले क्या था कि जो आग जलाने के लिए जो हम लोग यूज करते थे प्राचीन काल में, वो क्या था कि दो पत्थर को टकराने के बाद जो है वो आग चिंगारी निकलती थी और उससे जो है वो यूज किया जाता था। जो आदिवासी होते थे वो उसका यूज करते थे आग पैदा करने के लिए। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे हमारा संस्कृति आगे बढ़ता है तो कई सारी चीज़ें जो है जो कि जलाने में उपयोग करने
की जाने लगी, जैसे कि आपका माचिस हो गया। फिर ये भी जो है एक प्रकार का जलाने का यंत्र है, हैंड लेंस जो है। तो ये हालांकि प्रयोगात्मक रूप से यूज किया जाता है। इसके अलावा फिर आपका लाइटर हो गया। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि जलाने का काम करते हैं। लेकिन आखिर बात है कि ये जलते क्यों हैं। तो देखो, कोई भी जो वस्तु होती है उसे क्या है कि अगर एक उचित मात्रा में उसे ऊष्मा या गर्मी प्रदान की जाए तो वो जो है वस्तु जलना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि उस का जो टेम्परेचर है, ठीक है, वह उस टेम्परेचर को प्राप्त कर लेता है जिस पे जो है वो और भी ज़्यादा ऊष्मा को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहीं से वो जलना प्रारंभ करता है। और उसी को बोला जाता है ज्वलन ताप। ठीक है, मतलब वैसा न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं, अर्थात इग्निशन टेम्परेचर जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा कि आखिर ज्वलन ताप क्या है। तो ज्वलन ताप वैसा ताप होता है जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है। अब देखो, जिस वस्तु का ज्वलन ताप कम होगा, ठीक है, जिसका ज्वलन ताप कम होगा वो वस्तु जो है वो जल्दी आग पकड़ेगा, जल्दी जो है वो जलना प्रारंभ कर देगा। और जिसका ज्वलन ताप अधिक होगा वो जो है वो देर से जलना प्रारंभ करेगा। जैसे मान लो कि अगर कोई भी वस्तु है वो आपका 10 डिग्री टेम्परेचर पे जलना या फिर 23 डिग्री टेम्परेचर पे जलना प्रारंभ कर देता है, तो 23 डिग्री आपको माना जाता है कि जो आपका कमरे का तापमान है वो माना जाता है कि वो टेम्परेचर होता है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें कि अलग से आपको हीट देना पड़ता है। जैसे आप अगर खाना बनाते हो तो वहाँ पे क्या है कि आप अलग से उसे हीट देते हो। जो आपको जो है किरोसिन या फिर पेट्रोल को जलाना होता है तो आप जो है माचिस से या फिर माध्यम से जो है लाइटर से आप उसे जो है वो अलग से टेम्परेचर प्रदान करते हो जिससे वो जलना प्रारंभ करता है। तो वही चीज़ें हैं कि जिसका जो है आपका ज्वलन ताप कम होगा वो पदार्थ जल्दी जलना प्रारंभ करेगा और जिसका ज्वलन ताप अधिक होगा वो पदार्थ जो है वो देर से जलना प्रारंभ करेगा। जैसे कोयला क्या है कि वो जो है तुरंत जलना प्रारंभ नहीं करता है, वो जो है उसको आप हीट दोगे तब वो जलना प्रारंभ करेगा और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हीट देने के बाद ही जो है वो जलना प्रारंभ करता है। तो ये चीज़ें आपका क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखिए एक लाइन लिखा हुआ है, बोला जा रहा है कि किसी भी पदार्थ का ज्वलन ताप उस पदार्थ की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है। देखो, हर एक पदार्थ का जो ज्वलन ताप है वो अलग अलग होता है। ठीक है, वो अलग अलग होता है और कई सारी चीज़ें होती है जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है। और तो अलग अलग होने के कारण जो उसकी प्रकृति है वो भी अलग अलग होगी और ये जो प्रकृति है वो उसके रासायनिक प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है, अर्थात उसका कंपोजिशन क्या है उसके ऊपर वो निर्भर करेगा। ठीक है, तो आपको एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, किसी भी पदार्थ का ज्वलन ताप उस पदार्थ की किस प्रकृति पर निर्भर करता है। आपको ऑप्शन दे देगा भौतिक प्रकृति, रासायनिक प्रकृति या फिर जैविक प्रकृति या उपरोक्त में से एक से अधिक इस तरीके का आपको प्रश्न बन सकता है। तो याद रखिएगा, किसी भी पदार्थ का जो ज्वलन ताप है वो उसकी रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है, उसका केमिकल नेचर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसका ज्वलन ताप कैसा रहेगा और वो किस प्रकार जलेगा। फिर यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है कि पेट्रोल का ज्वलन ताप जो है वो केरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है। ठीक है, पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है। मतलब ये कि जो पेट्रोल है वो जल्द ही आपका आग पकड़ लेगा और केरोसिन जो है वो पेट्रोल की तुलना में थोड़ा जो है देरी से आग पकड़ेगा, इसका ये मतलब है। तो यहाँ से भी आपको प्रश्न बन सकता है कि पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से होता है अधिक, कम, बराबर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, पेट्रोल का जो ज्वलन ताप है वो केरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है। देखो, आपको यहीं पे जो है दो लाइन में आपका दो प्रश्न यहाँ पे बन जा रहा है। आप इसी तरीके से जो है अगर आप एनसीईआरटी या एससीईआरटी को पढ़ोगे तो आपको जो है हर एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएगा और आपका कोई भी प्रश्न जो है वो एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे इसमें बताया हुआ है कि जो सफ़ेद फास्फोरस होता है वो पदार्थ, उसका जो ज्वलन ताप है वो इतना कम होता है कि वह कमरे के तापमान पर ही जल उठता है, अर्थात 23 डिग्री जो सेल्सियस है उसी पे ये जलना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, ऐसे कमरे का टेम्परेचर जो है 20 से 25 माना जाता है या फिर आप 23 भी मान सकते हो, ये 23 डिग्री सेल्सियस होता है।
तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जो है वो कमरे के तापमान पे जल उठता है, सफ़ेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस, पीला फास्फोरस या कुछ और भी आपको ऑप्शन में दे देगा। तो याद रखिएगा सफ़ेद फास्फोरस जो है वो कमरे के तापमान पे जल उठता है। अब सोचो आप किसी भी वस्तु को सफ़ेद फास्फोरस को किसी भी बॉक्स से निकाल रहे हो, तो जैसे आप निकालोगे वो बाहर आएगा, खुले में आएगा, तो वो जलना प्रारंभ कर देगा। तो ये आपका जो है खतरनाक हो सकता है। इसीलिए जो सफ़ेद फास्फोरस है उसे पानी के अंदर रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बनता है निम्नलिखित में किस पदार्थ को पानी के अंदर रखा जाता है। ठीक, या फिर निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ पानी के बाहर आने के बाद जलना प्रारंभ कर देता है। तो सफ़ेद फास्फोरस जो है वहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ही फैक्ट को कई प्रकार से एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड प्रश्न यहाँ पे बन जा रहा है कि सफ़ेद फास्फोरस जो है वो कमरे के तापमान पे जल उठता है और सफ़ेद फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है, तो ये पानी के अंदर रखा जाता है। यहाँ भी आपको बोल सकता है कि सफ़ेद फास्फोरस को पारे में भिगो के रखा जाता है, इसके अलावा केरोसिन में भिगो के रखा जाता है, कुछ भी आपको ऑप्शन बना के दिया जा सकता है। तो आप याद रखिएगा कि सफ़ेद फास्फोरस को पानी के अंदर रखा जाता है। हाँ, ठीक है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे बताया हुआ है कि ये जो दहन की प्रक्रिया है वो अलग अलग पदार्थों में किस प्रकार से होती है। जैसे एक यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है मोमबत्ती का, कि मोमबत्ती जो है अगर आप उसे जला के छोड़ दोगे तो वो जलता रहेगा, लेकिन अगर आप उसे गिलास से ढक दोगे तो वो फिर बंद हो जाता है। तो आखिर इसके क्या कारण है, तो उसके लिए आगे चीज़ें बताई गई है कि जो जलने की प्रक्रिया है उसके लिए जो है बोला जाता है कि हवा की उपस्थिति होना जो है आवश्यक है। हवा की उपस्थिति में क्या होता है कि ऑक्सीजन प्राप्त होता है और ये ऑक्सीजन जो है वो मोमबत्ती को जलने में या फिर दहन के प्रक्रिया के लिए आवश्यक होती है। तो एक तो ये आपको मालूम हो गया कि जलने में जो है वो कौन सी गैस सहायक होती है, तो ऑक्सीजन गैस जो है वो दहन के लिए आवश्यक होती है। ये भी एक आपका प्रश्न बन गया कि दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रखिएगा ऑक्सीजन जो है वो आपका जलने में सहायकता प्रदान करता है, जबकि नाइट्रोजन जो है ये जलने में जो है वो सहायता प्रदान नहीं करता और कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो जलने में रुकावट पैदा करता है। ठीक है, फिर आगे जब आप बढ़ोगे तो उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। जैसे कि जलने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। कोई भी अगर पदार्थ जल रहा है तो उसे जलाने की जो प्रक्रिया है चूँकि एक रासायनिक प्रक्रिया है और उसे 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। कौन कौन? पहला कि ज्वलनशील पदार्थ का होना। अगर कोई भी पदार्थ जब जलाने वाला रहेगा तब तो वो जलेगा, जब वो ज्वलनशील पदार्थ ही नहीं होगा, जैसे मान लो पत्थर है तो पत्थर होने पे थोड़ी ना वो जलेगा। तो यहाँ पे ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए, जैसे कागज़ हो गया, ठीक है, कागज़ हो गया या फिर आपका पेट्रोल हो गया, गैस हो गया। तो ये सारे क्या है ज्वलनशील पदार्थ के उदाहरण है। तो एक कंडीशन तो ये हो गया कि आपका ज्वलनशील पदार्थ का होना चाहिए। दूसरा कि उसका ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय करना चाहिए। मान लो कागज़ जो है वो रखा हुआ है तो वो तो अपने आप नहीं जलेगा, तो उसकी ज्वलन ताप तक उसे पहुंचाना होगा। अर्थात या तो आप माचिस से उसे गर्म कीजिए तब वो जलना प्रारंभ करेगा, या फिर जो हैंड लेंस हम लोगों ने देखा था जो सोलर लाइट का यूज किया जाता है, तो हैंड लेंस की मदद से भी उसे जलाया जा सकता है, या फिर गैस या जो भी लाइटर वगैरह उससे जो है उसका जो ज्वलन ताप है, इग्निशन टेम्परेचर है, वो अगर उसे प्रोवाइड करवाया जाए तब वो जलना प्रारंभ करेगा। और तीसरी जो आवश्यक चीज़ें होती है वो होता है हवा की ज़रूरत। अभी हम लोगों ने देखा कि मोमबत्ती पहले से जल रही होती है और जैसे ही उसके ऊपर ग्लास को रखा जाता है तो मोमबत्ती क्या होता है बुझ जाती है। उसका रीज़न यही है कि वैसे में जब मोमबत्ती को ग्लास से ढका जाता है तो वहाँ पे जो है ये ढकने के बाद जो हवा है उसकी अनुपस्थिति हो जाती है, वो जो है उसे प्राप्त नहीं होता है, इसलिए मोमबत्ती जलना बंद हो जाता है। और जैसे ही आप मान लो अगर ये बुझने वाला है मोमबत्ती और थोड़ा सा ग्लास को आप ओपन कर दो तो क्या होगा कि ये वापस से मोमबत्ती जो है तेज़ी से जलना प्रारंभ कर देगा। अर्थात हवा की आवश्यकता जो है दहन के लिए ज़रूरी होती है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि दहन के लिए हवा का होना आवश्यक चीज़ है। ठीक है, तो ये लाइन भी आपका क्लियर हो गया। तो कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जिसकी आवश्यकता होती है दहन के लिए? तो दहन के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक हो गया ज्वलनशील पदार्थ का होना, दूसरा है ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय और तीसरा है हवा की ज़रूरत। ये 3 चीज़ों की होने के बाद ही जो है
आपका दहन की प्रक्रिया होगी। और दहन कैसी प्रक्रिया है, अर्थात जलना कैसी प्रक्रिया है, तो ये आपका जो है रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये मौसम के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत जो है वो प्रभावित होता है। जैसे मान लो कि आपका बरसात का मौसम या ठंडी का मौसम है, तो उसमें क्या होता है कि नमी जो है वो ज़्यादा रहती है वायुमंडल में, वातावरण में, और उस नमी के कारण जो ज्वलन ताप है उसे मान लो पहले क्या है कि आपका 10 डिग्री टेम्परेचर पे जो है 10 डिग्री या फिर मान लो आपका 40 डिग्री टेम्परेचर पे कोई भी कागज़ आपका जलना प्रारंभ कर देता है। लेकिन जब वातावरण में नमी होगा तो वैसे में क्या होगा कि ये भी थोड़ा नमी सोख लेता है, तो ये आपका 42 डिग्री टेम्परेचर पे होगा। तो नमी के कारण भी जो है, वातावरण के टेम्परेचर के कारण भी ये आपका जलने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। तो ये भी आप फैक्ट को याद रखिएगा कि जो जलने की प्रक्रिया है वो आपका वातावरण का जो टेम्परेचर है उसके कारण भी प्रभावित होता है। इस टाइप का भी आपको प्रश्न बनाकर दिया जा सकता है। ठीक है, तो ऊपर में हम लोगों ने 5 प्रश्नों को देखा था। यहाँ पे ये आपका छठा प्रश्न हो गया कि जो जलने की प्रक्रिया है उसमें किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो ये 3 चीज़ें होती है। ठीक है, फिर ऊपर में एक आपको जो है एक्सपेरिमेंट किया गया था उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि कागज़ की कटोरी बनाई जाती है और उसमें पानी को गर्म किया जाता है। तो देखो, जब कागज़ की कटोरी बनाकर अगर उसे मोमबत्ती पे रखेंगे तो वो आपका जल जाएगा। ठीक है, लेकिन उसी कागज़ की कटोरी बनाकर उसमें अगर हम लोग पानी डाल दें तो वो जलता नहीं है। कारण ये है कि कागज़ की कटोरी से ऊष्मा का जो स्थानांतरण है वो जल में हो जाता है, और जल में होने के कारण जो है कागज़ जलने से बच जाता है। मान लो आप यहाँ पे जो टेम्परेचर दे रहे हो तो वो टेम्परेचर जो है जो कागज़ की कटोरी में पानी रखा हुआ है उस पानी को गर्म करने में यूज हो गया, तो इस कागज़ का जो ज्वलन ताप है उसकी प्राप्ति नहीं हुई। तो वैसे में ये कागज़ आपका जलेगा नहीं और ये पानी जो है गर्म हो जाएगा, और दूसरा कि ये कागज़ नहीं जलेगा। तो इस तरीके से जो है ये प्रक्रियाएं होती है। तो आपको पूछा जा सकता है कि कागज़ की कटोरी में जो है पानी गर्म करने पे कागज़ क्यों नहीं जलता है। उसका कारण ये है कि जो कटोरी में रखा पानी है वो ऊष्मा का जो स्थानांतरण है उस पानी में चला जाता है, उस पानी में हो जाता है, इसलिए कागज़ नहीं जलता है। तो ये भी यहाँ से भी आपको जो है एक कंडीशनल प्रश्न पूछा जा सकता है कि कागज़ की कटोरी में पानी रखने पे कागज़ क्यों नहीं जलता। ठीक है, तो इस फैक्ट को आप समझ गए कि ऊष्मा का स्थानांतरण जो है वो जल में हो जाता है और ज्वलन ताप की प्राप्ति जो है कागज़ को नहीं होती, इसलिए कागज़ जलता नहीं है। फिर देखते हैं आगे जो है आपका माचिस के बारे में बताया हुआ है कि माचिस की आविष्कार जो है वो किस तरीके से हुआ है। देखो, हम लोग चूँकि जानते हैं कि पहले क्या था, पहले जो है आपका पत्थर का यूज हुआ करता था, फिर धीरे धीरे जो है वो आपका आगे बढ़ता है प्रक्रिया, और उसी में फिर क्या होता है कि 1680 में माचिस बनाने का प्रयास किया जाता है। और उस टाइम क्या है कि रॉबर्ट वाइल ने जो है वो सफ़ेद फास्फोरस को जैसे निकाला था और उसे जो सल्फर लगे कागज़ पे रखा, वो जलना प्रारंभ कर दिया। तो उन्हें लगा कि हाँ, सफ़ेद फास्फोरस जो है वो हमें जलाने में काम आएगा। लेकिन ये चूँकि बहुत ख़तरनाक था, क्योंकि जैसे आप निकालोगे वो जलना प्रारंभ कर देगा। फिर क्या होता है कि जब लाल फास्फोरस की खोज हो जाती है, 1845 में लाल फास्फोरस की खोज हो जाती है, तो प्रॉपर रूप से जो है वो आपका माचिस का आविष्कार हो जाता है। किसके द्वारा? तो कार्ल लुंडस्टान के द्वारा जो है, जो स्वीडन के वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा 1855 ईस्वी में सेफ्टी माचिस की आविष्कार की जाती है। अर्थात जो हम लोग अभी यूज करते हैं माचिस, उस माचिस का आविष्कार किसने किया था? तो कार्ल लुंडस्टान ने किया था, जो कि स्वीडन के वैज्ञानिक थे। और इन्होंने किया क्या था? तो इन्होंने जो है वो लाल फास्फोरस का यूज करके माचिस का इस्तेमाल किया और माचिस बनाने का काम किया था। अब देखो, यहाँ पे आपको एक प्रश्न बनता है कि हम लोग घरों में जो माचिस की डिब्बी यूज करते हैं उसकी जो तिल्लियाँ होती है, ठीक है, जो तिल्ली है, काटी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो उस काटी के ऊपर जो तिल्ली के ऊपर मसाला जो होता है, वो मसाला किस चीज़ का बना होता है? तो वो आपका बना होता है पोटेशियम क्लोरेट का। ये आपका काफ़ी अच्छा प्रश्न है और ये प्रश्न नंबर आपका 6 हो जाएगा। 6 या 7 आप देखते जाना कि हर एक लाइन से कैसे प्रश्न बनते हैं। तो ये आपका हो गया कि माचिस की डिब्बियों में माचिस की जो तिलियाँ होती है, तिलियों पे कौन सा रसायन जमा होता है? तो वहाँ पे जो आपका पोटेशियम क्लोरेट जमा होता है। फिर एक दूसरा प्रश्न है कि डिब्बी के ऊपर जो हम लोग चूँकि माचिस को क्या करते हैं, रगड़ते हैं,
माचिस की तिल्ली को रगड़ते हैं तो वो सरफेस जो होता है वो किस चीज़ का होता है। तो देखो डिब्बी के ऊपर जो है, डब्बा के ऊपर जो है वो लाल फास्फोरस और सल्फर का एक परत चढ़ा होता है। ठीक है, जैसे ये माचिस है तो माचिस में आप देखते होगे यहाँ पे एक परत होता है दोनों साइड में। तो ये परत जो है वो आपका क्या हो गया, एक तो आपका रेड फास्फोरस हो गया, ठीक है, रेड फास्फोरस हो गया, और दूसरा जो है सल्फर। तो इन दोनों की परत जो है यहाँ पे आपका चढ़ा हुआ रहता है। ठीक, तो यहाँ पे 2-3 फैक्ट आपको जानने को मिल गया। पहला कि माचिस का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, माचिस का आविष्कार किसने किया। माचिस के डिब्बे के ऊपर किस चीज़ की परत चढ़ी होती है, तो लाल फास्फोरस और सल्फर की। और माचिस की जो तिल्ली होती है, काठी होती है, उस पर कौन सा रसायन जो है होता है, तो वो पोटेशियम क्लोरेट होता है। फिर आगे देखते हैं, आगे फिर बताया हुआ है कि मोमबत्ती के बारे में। देखो मोमबत्ती के बारे में बोला गया है कि मोमबत्ती जो है वो मोम का बना होता है, और मोम क्या है, एक ईंधन है जो ऊर्जा का एक रूप है। और ये मोम अगर इसके हम लोग स्ट्रक्चर को देखें, मतलब केमिकल कंपोजिशन को देखें, तो यह एक हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बना होता है। ठीक है, तो ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा कि मोम क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। ये आपका प्रश्न नंबर यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, मोम क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। दूसरा कि जो मोम है वो प्राकृतिक रूप से में जो है वो मधुमक्खी के छत्ते से भी निकाली जाती है। तो ये भी याद रखिएगा कि मधुमक्खी के छत्ते से जो है मोम प्राप्त किया जाता है। ठीक, फिर आगे बोला जा रहा है कि जब मोम को जलाया जाता है तो मोम जो है वो प्रकाश और ऊष्मा पैदा करती है। लेकिन आखिर ये मोम जो है, जो मोमबत्ती होती है वो जलती कैसी है। तो देखो मोम जो है, मोम को एक स्ट्रक्चर का रूप स्ट्रक्चर दे दिया जाता है, और उसमें जो है एक बत्ती लगी होती है, और यही मोम में जो बत्ती है यही पूरा आपका क्या कहलाया, आपका मोमबत्ती कहला दिया। जब इसे जलाया जाता है, मान लो ये जो बत्ती है, जब इसे जलाया जाता है तो ये जो है ऊष्मा पैदा करती है। ऊष्मा पैदा होने के कारण क्या है कि यहाँ का जो मोम है वो पिघलना शुरू होता है, और पिघलने के बाद ये धीरे धीरे जो है वो ऊपर की ओर चढ़ता है, ऊपर की ओर चढ़ता है, और ये फिर जलना प्रारंभ करता है। जलने के बाद क्या होता है, ये वेपर का रूप लेता है, मतलब बाष्प का रूप लेता है। और ये जब बाष्प ऊपर की ओर जाता है तो ये जो टेम्परेचर है, मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर उत्पन्न हुआ है, उस टेम्परेचर के कारण ये बाष्प जलना प्रारंभ कर देता है। तो इसी से मोमबत्ती की जो है वो आपका जलती है। वही चीज़ें यहाँ पे आपका बताया गया है कि जब मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोमबत्ती जो है वो पिघलती है, और पिघली हुई मोमबत्ती ऊपर की ओर चढ़ती है। और जब ये ऊपर की ओर चढ़ती है तो वहाँ पे क्या होता है कि मोमबत्ती ऊपर की ओर चढ़ा और वो जल जाता है। ठीक है, अंदर बत्ती के ठीक ऊपर से जो सफ़ेद धुआं निकल रहा है वही असल में जलता है, और यानी मोमबत्ती में मोम का जो है बाष्प जलता है। तो ये भी आपका एक प्रश्न बन रहा है कि मोमबत्ती में और जो है वो जलन। वही बात आपको आगे भी बताया हुआ है कि जो मोमबत्ती है, मोमबत्ती में जो मोम होता है वो आपका ठोस रूप में होता है, और जब हम लोग उसके बत्ती को जलाते हैं तो वो फिर मोम जो है द्रव में चेंज होता है, और फिर यही द्रव जो है वो वेपर में अर्थात बाष्प में बदल जाता है, और अंततः यह जो बाष्प है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके जो है वो आपको ऊर्जा और ऊष्मा प्रदान करता है। ठीक है, मतलब ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक, तो इस तरीके से मोमबत्ती जो है उसकी जलने की प्रक्रिया होती है। फिर आगे जो है, आगे आप देखोगे तो आगे बताया हुआ है कि जो ईंधन, मतलब ये जो जलने की प्रक्रिया है ये आपका रासायनिक प्रक्रिया क्यों है, क्योंकि जिस ईंधन को हम लोग जलाते हैं वो जलने के बाद क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनाता है। तो जलवाष्प बनाने के कारण क्या हुआ कि ये जो है जलवाष्प बनाने के कारण क्या है कि यहाँ पे एक नए पदार्थ का निर्माण हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी प्रक्रिया जिसमें अगर नए पदार्थ का निर्माण होता है तो वो आपका रासायनिक प्रक्रिया कहलाता है। हम लोग पिछले क्लास में ये पढ़े थे, क्लास 7 में जो है हम लोगों ने ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। आप चाहो तो क्लास 7 का जो वीडियो है वो आप देख सकते हो, उसमें ये सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल से बताई गई है कि कौन सा पदार्थ, कौन सी प्रक्रिया जो है वो आपका
रासायनिक प्रक्रिया और कौन सी प्रक्रिया आपका भौतिक प्रक्रिया है। देखो जब आप हमारे चैनल पे जाओगे, स्टडी सेंटर पे जाओगे, तो वहाँ पे आप जैसे ही प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में जो है आपको जो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको क्लास 7 का साइंस मिल जाएगा और क्लास 6 का साइंस मिल जाएगा। यहाँ पे सारे चैप्टर को जो है वो डिटेल में पढ़ाया गया और साथ ही जो है उससे रिलेटेड MCQ भी करवाया गया है। तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, आप इसे जो है यूज़ कर सकते हैं। आप टाइटल पे मत जानना कि ये सिर्फ बिहार शिक्षक बहाली के लिए था। देखो साइंस जो है साइंस होता है, ये आपको हर एग्ज़ाम में फ़ायदेमंद होगा। तो हर एक चैप्टर का जो है यहाँ पे वीडियो आपको जो बना के बताया गया और उससे रिलेटेड प्रश्न भी करवाया गया और उन्हीं सारे प्रश्नों को फिर अंत में जो है कंबाइंड रूप में जो है आपका मैराथन क्लास के रूप में कंप्लीट करवाया गया। मतलब एक वीडियो में पूरा आपका जो है वो बुक को कवर कर लिया गया है। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इसी टाइप से आपको क्लास 6 का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा जिसमें पूरे साइंस को यहाँ पे चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाया गया है। ठीक है, आते हैं वापस अपने इस चैप्टर पे। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें बताई गई है कि जब ईंधन जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनता है और इसी कारण से यह एक रासायनिक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के बाद जो है ऊर्जा निकलती है और जो है जिसका ऊष्मीय मान बहुत ज़्यादा होता है अर्थात गर्म होता है। इसलिए बोला जा रहा है कि जब आग लगती है तो आग जो है गर्म क्यों होती है, इसका यहाँ पे जवाब दिया गया है कि आखिर आग गर्म क्यों होता है। तो कारण यही है कि नया पदार्थ बनता है और नया पदार्थ काफ़ी अस्थायी होता है और इस प्रक्रिया में जो ऊर्जा निकलती है और इसको ऊर्जा का जो ऊष्मीय मान है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए हमें जो आग गर्म लगता है। अब देखो आग चूँकि जो है एक आवश्यक चीज़ भी है, लेकिन क्या है कि यही आग जब आपका नियंत्रित नहीं होता है तो वो आपका जो है एक भीषण दुर्घटना का कारण बन जाता है। तो आग को फैलाव से रोकने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ करना चाहिए अगर आग को हम लोग चाहे कंट्रोल करने के लिए। तो जो चीज़ें आपको जो है दहन के लिए आवश्यक थी, दहन के लिए आवश्यक हम लोगों ने 3 चीज़ें देखी। पहला कि दाह्य पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए, दूसरा कि क्या है कि उसका ज्वलन ताप प्राप्ति कराने का जो है साधन होना चाहिए और तीसरा है कि उसका जो है वो वहाँ पे हवा की उपस्थिति होनी चाहिए या फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए। तो आप इन्हीं 3 चीज़ों में से किसी भी एक को अगर आप हटा दोगे तो वहाँ पे आग जो है वो फैलना बंद हो जाएगा। वहीं लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है कि आग के फैलाव को रोकने के लिए इन तीनों में से किसी एक काम को करना पड़ेगा। तो कौन सा काम? पहला कि दाह्य पदार्थ अर्थात जो दहनशील पदार्थ है उसे आप हटा दो। ठीक है, तो रास्ते में क्या है कि वो जो है ब्रेक हो जाएगा, वो उससे जो है दहन सामग्री नहीं मिलेगी तो आग नहीं फैलेगा। दूसरा क्या है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर देना। तो ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कैसे होगा? आप देखते होगे कि जब कहीं पे आग लग जाता है तो कंबल से जो है कंबल से आग बुझाने की प्रक्रिया की जाती है। तो जैसे ही कंबल से मान लो अगर किसी व्यक्ति को आग लग गया तो जब उसे कंबल से ढका जाता है तो उसे वातावरण से उसका संपर्क टूट जाता है, अर्थात ऑक्सीजन से उसका जो है जो आग है उसका संपर्क टूट जाता है और फिर वो आग बुझ जाता है। उसी तरीके से बोला जाता है जब गैस सिलेंडर में आग लग जाए तो वहाँ पे जो गीला कपड़ा है या गीला जो वस्तु है उससे जो है उसके मुख को सिलेंडर के मुख को ढकना चाहिए, जिससे क्या है कि उस सिलेंडर की आग में और जो वातावरण का ऑक्सीजन है उसका संपर्क टूट जाए और फिर वो ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाएगा तो वहाँ पे भी आग आपका बंद हो जाएगा। तीसरी चीज़ कि उसके ज्वलन ताप को बढ़ा देना चाहिए। तो ज्वलन ताप कैसे बढ़ेगा? तो मान लो किसी वस्तु में आग लगी हुई है, कोई पदार्थ में खासकर, तो वहाँ पे अगर उसमें हम लोग पानी डालते हैं, आग पे पानी डालेंगे तो क्या होगा कि उसका जो ज्वलन ताप है उसमें वृद्धि हो जाएगी, वो थोड़ा नमी उसमें आ जाएगा और ज्वलन ताप में वृद्धि हो जाएगी तो वहाँ पे आग बुझ जाता है। इसलिए अगर कहीं पे आग लगता है, खासकर जंगल वगैरह में आग लगता है या फिर वैसे छोटे पैमाने पे आग लगता है तो वहाँ पे जो है ज्वलन ताप ये पानी का यूज किया जाता है ज्वलन ताप को बढ़ाने के लिए। तो आपको अब ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि इनका यूज क्यों किया जाता है। अब देखो आग बुझाने के लिए एक जो है संयंत्र का भी यूज किया जाता है जिसे बोला जाता है अग्निशामक। आपको यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, प्रश्न क्या पूछा जाता है कि अग्निशामक जो है वो किस तरीके से काम करता है। पहला कि इसकी 2 तरीके हैं। देखो 2 तरह की ये होते हैं। पहला जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है
वो हाई प्रेशर में भरा हुआ होता है। ठीक है, फिर जैसे ही यहाँ पे जो है यूज यहाँ पे प्रेशर रिलीज किया जाता है, किसी भी जहाँ पे आग है वहाँ पे जब इसे स्प्रे किया जाता है तो वो आग बुझ जाता है, क्योंकि वहाँ से क्या है कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन की आपूर्ति को बंद कर देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड दहन के कार्य में जो है वो बाधा उत्पन्न करता है, इसलिए आग जो है वो बुझ जाती है। तो एक तो इस तरीके का अग्निशामक होता है। दूसरा जो अग्निशामक होता है वहाँ पे क्या होता है कि एक कांच की शीशी होती है, उसमें एसिड भरा हुआ होता है, और दूसरा क्या है कि कांच की शीशी में एसिड हो गया, और जिस पात्र में कांच का बोतल रखा जाता है उसमें जो है सोडियम कार्बोनेट का विलयन भी रखा जाता है। जब आग लगता है कहीं पे तो उसमें क्या किया जाता है, पहले इस कांच की बोतल के मुंह को तोड़ा जाता है। जैसे ही इस कांच की बोतल के मुंह को तोड़ा जाता है तो ये एसिड जो है वह एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो प्रतिक्रिया करती है, और फिर वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो आपका फॉर्म होता है। अर्थात हर हाल में जो है यहाँ पे क्या है कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपका अग्निशामक में यूज हो रहा है, अर्थात अग्निशामक में जो है अंततः आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और आग को बुझाने का काम करता है। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ सावधानियों के बारे में भी बताया गया है कि जो बिजली की आग होती है उसे जो है वो पानी से नहीं बुझाना चाहिए। उसी तरीके से जो तेल में आग लग जाता है तो वहाँ पे भी पानी नहीं डालना चाहिए। कारण ये है कि पानी जो है तेल से भारी होने के कारण नीचे चला जाता है और आग जो है वो बुझता नहीं है। ठीक है, वो तेल में आग लगा हुआ ही रह जाता है। उसी तरीके से बताया हुआ है कि पेट्रोल पंप के नज़दीक बाल्टी में बालू रखा जाता है, और बालू रखने का कारण ये होता है कि मान लो अगर गैस में आग लग गया, ठीक है, गैस में या फिर जो ऑयल है तेल में आग लग गया, तो तेल को तो हम लोग पानी से नहीं बुझा सकते, क्योंकि वहाँ पे पानी जो है वो नीचे बैठ जाएगा और आग जो है जलता रहेगा। तो वहाँ पे हम लोग बालू यूज करते हैं। बालू यूज करने के कारण क्या होगा कि जो तेल है, तेल में जो आग लगा हुआ है उसका कनेक्शन जो है वो वायुमंडल के जो गैस है, जो ऑक्सीजन गैस है, उससे उसका संपर्क टूट जाएगा और फिर वहाँ पे आग जो है बुझ जाती है। तो यही कारण है कि पेट्रोल पंप के नज़दीक बाल्टी में बालू रखा जाता है। अब ये आपका क्लियर हो गया होगा। देखो, पढ़ने में हम लोग को आसान लगता है, लेकिन यही प्रश्न को जो है आपकी क्वेश्चन के फॉर्म में जब एग्जाम में आता है तो फिर लगता है कि कहाँ से ये प्रश्न पूछ दिया गया है। तो आप एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन को ज़रूर पढ़ें और उसे समझने का प्रयास करें। ठीक है, देखते हैं आगे फिर बताया हुआ है कि जो अग्नि है, अग्नि ऐसे तो नॉर्मल अगर ये कंट्रोल वे में होता है तो ये हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, लेकिन वहीं अगर स्वतः दहन है तो वो आपका जो है खतरनाक हो जाता है। और ये कई कारण से हो सकता है। मान लो जंगल में जो है स्वतः आग लग जाती है अधिक गर्मी होने के कारण, या फिर आकाशीय बिजली के कारण आग लग जाती है, या कभी कभी पौधे जो आपस में रगड़ खाने के बाद भी आग लग जाती है, या पटाखों जलाने के कारण होता है। तो इन सभी के कारण जो है अग्निकांड होता है, और विस्फोट जो है एक तरीके का तीव्र दहन का ही उदाहरण है। ठीक है, जो हम लोग पटाखे का विस्फोट करते हैं वो भी जो है आपका एक तीव्र दहन का ही उदाहरण है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। फिर आगे इसमें बताया गया कि जो मोमबत्ती जलता है, ठीक है, यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाया गया था मोमबत्ती का। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो मोमबत्ती बोल रहा है कि मोमबत्ती जब जलता है तो इसका जो लौ है वो 3 भाग में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 3 भाग में इसका लौ जो है वो बटा हुआ रहता है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 3 भाग में ये जो है रहता है, और तीनों का जो आपको कलर है वो अलग अलग टाइप का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसी के बारे में आगे बताया गया है कि जो मोमबत्ती होता है, मोमबत्ती की ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं। पहला बाहरी भाग, दूसरा मध्य भाग और तीसरा आंतरिक भाग। लेकिन इन तीनों का अपनी अलग अलग विशेषताएं होती है। जैसे जो बाहरी भाग होता है वो नीला होता है और अदीप्त होता है, और यहाँ पे क्या होता है कि जो दहन की प्रक्रिया होती है वो पूर्ण होती है, पूर्ण दहन होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा उपलब्ध होती है और ये सबसे गर्म होता है। ऑब्वियस ही बात है, जहाँ पे पूर्ण दहन होगा वहाँ पे क्या होगा कि गर्मी ज़्यादा होगी। और पूर्ण दहन क्यों होता है? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो जो बाहरी भाग है उसका कलर कैसा होगा? नीला होगा और अदीप्त क्षेत्र होता है। दूसरा जो भाग होता है, मध्य का भाग होता है, वो पीलापन पे होता है और थोड़ा चमकीला होता है, और ये जो है आपका दीप्त क्षेत्र होता है। यहाँ पे बोला जाता है कि कुछ कार्बन के कण भी पाए जाते हैं, और ये गर्म होकर क्या होता है कि बाष्पित हो जाते हैं और चमकने लगते हैं।
यहाँ पे जो आपको दहन की प्रक्रिया देखने को मिलेगी वो पूर्ण दहन यहाँ पे नहीं होता और यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा भी जो है वो कम मिलती है, इसीलिए यहाँ पे पूर्ण दहन की प्रक्रिया नहीं देखने को मिलता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो अलग अलग ज्वाला के क्षेत्र हैं वो अलग अलग गुण लिए हुए हैं, ठीक है। बाहरी भाग वहाँ पे आपको पूर्ण दहन हो रहा है, वो सबसे गर्म क्षेत्र हो रहा है, जबकि जो दूसरा भाग है वो वो जो है चमकीला क्षेत्र होता है और वहाँ पे पूर्ण दहन की प्रक्रिया नहीं होती है। तीसरा जो है वो आपका आंतरिक क्षेत्र है। आंतरिक क्षेत्र में क्या होता है कि ये जो क्षेत्र होता है वो आपका बत्ती के एकदम नज़दीक का क्षेत्र होता है और ये काले रंग का होता है। काला रंग क्यों? क्योंकि यहाँ कार्बन के कुछ कण जो है वो बच जाते हैं और सबसे कम गर्म क्षेत्र होता है। यहाँ पे मतलब ये जो कार्बन के कण बच जाते हैं ये आपका एक तरीके से कालिख जो बोलते हैं हम लोग, कालिख टाइप का वो होता है, ठीक है। तो ये जलता नहीं है, तो यह जहाँ पे आपको जलेगा नहीं वहाँ पे जो अवशेष बच रहा है तो वो आपका क्षेत्र क्या होगा? सबसे गर्म क्षेत्र होगा। तो यहाँ से भी आपका प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ज्वाला का कौन सा भाग जो है वो सबसे अधिक गर्म होता है। ज्वाला का कौन सा भाग सबसे अधिक गर्म होगा? तो आपका बाहरी भाग या नीला भाग ये सबसे ज़्यादा गर्म होगा। या दूसरा कि ज्वाला में किस भाग में जो दहन की प्रक्रिया है वो सब पूर्ण दहन की प्रक्रिया देखी जाती है। तो जो बाहरी भाग है वहाँ पे दहन की प्रक्रिया पूर्ण देखी जाती है और जो मध्य भाग है वहाँ पे पूर्ण दहन नहीं होता और सबसे कम जो दहन की प्रक्रिया है वो आपका आंतरिक क्षेत्र पे होता है, जो काला वाला भाग होता है वहाँ पे दहन नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। फिर आगे बताया जा रहा है कि जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, जीवाश्म ईंधन जैसे कि आपका कोयला हो गया, ठीक है, कोयला, कोक, ये सभी को अगर हम लोग जलाते हैं तो क्या होता है कि नाइट्रोजन और सल्फर जो है वो वायुमंडल में रिलीज होते हैं, उनके जो ऑक्साइड है वो रिलीज होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गया अर्थात नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, ये जो है वायुमंडल में रिलीज होते हैं और यही जो है वो अम्लीय वर्षा का कारण बनता है। देखो यही नाइट्रस ऑक्साइड क्या है कि आपका जो है नाइट्रिक एसिड का फॉर्म ले लेता है और जो SO2 है ये जो है वायुमंडल में रिएक्शन करने के बाद H2SO4 का रूप ले लेता है, अर्थात ये जो है फिर अम्लीय वर्षा के रूप में वापस धरती पे आता है, ठीक है। तो ये आपका जो है एक जीवाश्म ईंधन का ड्रॉबैक्स है कि उसी के कारण जो है वो अम्लीय वर्षा जो है होती है, अर्थात ये जो है अम्लीय वर्षा में सहायक होता है। तो इस तरीके से पूरा जो ये चैप्टर है वो आपको अच्छे से यहाँ पे बता दिया गया। अब इसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा, एक बार इसको जो है वापस से तेज़ी में रिवीजन कर लेते हैं, फिर इसके जो प्रश्न हैं उन्हें हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो पहला हम लोगों ने क्या देखा था कि जो दहन है वो कैसी प्रक्रिया है, तो एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कि आपका ज्वलनशील पदार्थ ऑक्सीजन के बीच जो है रिएक्शन होता है। दूसरा कि खाना बनाने से लेकर ट्रांसपोर्ट तक जो है ईंधन की आवश्यकता होती है। फिर हम लोगों ने देखा था कि दहन के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक जो है दहनशील पदार्थ, दूसरा ऑक्सीजन की उपलब्धता और तीसरा ज्वलन ताप तक उस पदार्थ की पहुँच। तो ये 3 चीज़ें जो है दहन के लिए आवश्यक होती है। फिर है कि वैसा क्षेत्र जहाँ की पदार्थ का पूर्ण दहन होता है वो ज्वाला का कौन सा क्षेत्र होता है? बाहरी क्षेत्र होता है। देखो हर एक लाइन अपने आप में जो है इम्पॉर्टेंट है और हर एक लाइन अपने आप में एक क्वेश्चन है। डायरेक्ट यहाँ से बन सकता है कि वह क्षेत्र जो जहाँ पदार्थ का पूर्ण दहन होता है वो ज्वाला का कौन सा क्षेत्र होता है? बाहरी क्षेत्र, आंतरिक क्षेत्र या फिर मध्य क्षेत्र? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बाहरी क्षेत्र। फिर है कि ऐसे पदार्थ जो लौ पर गर्म करने पर जल जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? ज्वलनशील पदार्थ कहलाएंगे, और जो गर्म करने पे नहीं जलेंगे वो क्या कहलाएंगे? अज्वलनशील पदार्थ कहलाएंगे। ये चीज़ें हम लोगों ने शुरुआत में ही देखा था। फिर हम लोगों ने देखा था ज्वलन ताप। ज्वलन ताप क्या था कि किसी पदार्थ का वह तापमान जिस पर पहुंचने के बाद वह पदार्थ जलना शुरू कर देता है वो कहलाता है उस पदार्थ का ज्वलन ताप, ठीक है। ये भी हम लोगों ने देखा था। फिर यहाँ बताया हुआ है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थों के जलने पर क्या प्राप्त होता है? तो ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त होता है, ठीक है। उत्पन्न होने की प्रक्रिया ही आपका क्या कहलाएगा? दहन कहलाएगा। अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थों के जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दहन कहलाती है। फिर इससे रिलेटेड जो है कुछ प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, वो भी आपका क्लियर हो गया होगा कि आग लगने पर हम लोग कई बार पानी डालकर बुझाते हैं और पानी डालने से आग कैसे बुझ जाता है ये भी यहाँ बताया हुआ। तो कारण हम लोगों ने देखा था कि उसका जो ज्वलन ताप है, जब पानी हम लोग डालते हैं तो क्या होता है कि वो नमी हो जाता है और नमी होने के कारण उसका जो ज्वलन ताप है वो अधिक हो जाता है। ज्वलन ताप अधिक होने के कारण वहाँ पे
जो आग है वो बुझ जाती है। दूसरा क्या है कि जब हम लोग पानी डालते हैं तो वहाँ पे जो है कुछ समय के लिए जो ऑक्सीजन का संपर्क है, वायुमंडल का संपर्क है, वो भी यहाँ पे टूट जाता है। ठीक है। फिर आगे है कि मोमबत्ती का ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच की प्लेट ले जाने पर काला ब्लैक क्यों बनता है। तो ये भी हम लोगों ने देखा था कि जो सबसे आंतरिक भाग होता है वहाँ पे आपका दहन प्रक्रिया नहीं हो पाती है, तो वो जो है काले रंग के ब्लैक के रूप में बन जाता है। आगे की दुर्घटना में कोई व्यक्ति आग की चपेट में आने पे उसे बचाने के लिए कंबल क्यों लपेटता है। कारण यह है कि ऑक्सीजन का जो संपर्क है उस व्यक्ति से टूट जाए और जो आग है वो वहाँ पे बुझ जाता है, इसलिए। तो ये सारे प्रश्न का जो है आप अब उत्तर देने में समर्थ होंगे, ऐसा अनुमान है, और आप ज़रूर इसका आंसर दे सकते हैं। अब देखते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को भी देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है उस पदार्थ को क्या कहते हैं। तो मालूम है उस पदार्थ को हम लोग जलना प्रारंभ कर देता है उस पदार्थ का क्या कहलाता है, ज्वलन ताप कहलाता है, ज्वलन ताप। ठीक है। कमरे के ताप पर आग पकड़ लेता है, क्या पकड़ता है, तो हम लोगों ने देखा था श्वेत फास्फोरस। जो श्वेत फास्फोरस है वो कमरे के टेम्परेचर पे भी जो है वो आग पकड़ लेता है, फास्फोरस। ठीक है, तो ये भी सही है। फिर मोम एक हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन क्या चीज़ का बना होता है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है हाइड्रोकार्बन। और प्राकृतिक रूप से मोम कहाँ से प्राप्त होता है, तो मधुमक्खी के छत्ती से जो है आपका मोम प्राप्त हो रहा था, मधुमक्खी के छत्ती से। फिर ईंधन के जलने पर क्या प्राप्त होता है, तो ईंधन के जलने पर एक तो आपका ऊष्मा बनता है, ठीक है, ऊष्मा बनता है, दूसरा जो है प्रकाश बनता है। फिर पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से क्या होता है, तो कम होता है। पेट्रोल का जो ज्वलन ताप है वो आपका केरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हर एक लाइन इसका इंपॉर्टेंट है, और देखा था कि पेट्रोल का जो ज्वलन ताप है ये आपका केरोसिन के ज्वलन ताप से कम होगा। फिर यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स चूज करना है कि कौन सा जो है सही है कौन गलत है। पूरे कागज़ के कटोरे में पानी डालकर गर्म करने पे कागज़ जल जाता है, तो ये गलत है, क्योंकि जो टेम्परेचर हम लोग दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो वो टेम्परेचर जो है वो पानी को स्थानांतरित हो जाता है और पानी गर्म होता है, जबकि कागज़ जो है वो नहीं जलता है। दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है, तो ये सही है, दहन के लिए वायु का होना आवश्यक है। लाल फास्फोरस कमरे के ताप पे आग पकड़ लेता है, तो ये गलत है। श्वेत फास्फोरस जो है वो कमरे के ताप पे जो है आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो लाल नहीं होगा, श्वेत फास्फोरस होगा। फिर है चूने का पानी में कार्बन डाइऑक्साइड और गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है, तो ये भी सही है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित होने पे वो दूधिया हो जाता है। आगे कि अम्ल और सोडियम कार्बोनेट प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। हम लोगों ने देखा था अग्निशामक, ठीक है, अग्निशामक जो देखा था तो उसमें एक बताया हुआ था कांच की एक बोतल होती है, उसमें जो है आपका एसिड होता है, ठीक है, एसिड होता है, और दूसरा जो है उसके बाहर जो विलयन होती है वो सोडियम बाइकार्बोनेट की होती है, और यही दोनों रिएक्शन करने के बाद जो है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं और आग को बुझाया जाता है। फिर तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, नियंत्रित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो जल है वो नीचे आपका तलहटी में बैठ जाता है, और जो आग ये तेल है वो तेल ऊपर वाले लेयर में रहेगा और ये जलता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए ये भी जो है आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से जो भी चैप्टर में प्रश्न दिए हुए थे उन सारे प्रश्नों को जो है हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब कुछ और प्रश्न हैं, उन्हें भी हम लोग देख लेते हैं। पहला है कि दहन के लिए आवश्यक है क्या, ज्वलनशील पदार्थ का होना, ये भी सही है। ज्वलनता के पहुँचने का उपाय, ये भी सही है। हवा की आवश्यकता, ये भी सही है। अर्थात उपरोक्त सभी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे वही सारी चीज़ें बताई गई है। ठीक है, आगे के निम्नलिखित में किसे पानी में डुबोकर रखा जाता है, श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सोडियम या फिर पोटेशियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्वेत फास्फोरस, क्योंकि ये कमरे के टेम्परेचर जो है आग पकड़ लेता है, इसलिए इसे पानी में रखा जाता है। आगे की माचिस की तीलियों में कौन सा रसायन लगा होता है, पोटेशियम क्लोराइड, फास्फोरस, पोटेशियम या सोडियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड, जो है वो माचिस की जो तिल्लियाँ होती हैं वहाँ पे जमा होता है। ठीक है, माचिस की ये जो तिल्ली है तो यहाँ पे आपको क्या जमा होगा, तो ये आपका पोटेशियम क्लोराइड होता है। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड। फिर है कि लाल फास्फोरस का प्रयोग करके सेफ्टी माचिस का जो है आविष्कार किया था, ये हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, कार्ल लुस्टान ने जो है 1885 में लाल फास्फोरस करके यूज करके सेफ्टी माचिस का यूज किया का निर्माण किया था। और
अगला है कि माचिस के डिब्बियों पर किस रसायन की परत होती है। तो ये भी हम लोगों ने देखा था कि लाल फास्फोरस और सल्फर का यूज जो है वो आपको जो माचिस की डिब्बी होती है उस पर किया जाता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि डिब्बी पर जो है लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है, जिस पे रगड़ने से जो है वो जल उठता है। ठीक है, तो ये भी आपका जो है सही हो जाएगा। फिर देखते हैं 5 नंबर, यहाँ बोला गया अग्निशामक यंत्र में अम्ल के साथ किस विलयन का उपयोग किया जाता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि अम्ल के साथ यहाँ पे जो है आपको सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो है वो आपका यूज किया जा रहा है अग्निशामक यंत्र में। ठीक है, देखते हैं आगे, वही सारी चीज़ यहाँ पे आपका बताया गया है। आगे कि मोमबत्ती की ज्वाला का कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जो बाहरी भाग होता है, ठीक है, जो नीला रंग का बाहरी भाग होता है, दीप्त भाग होता है, वो जो है अधिक वहाँ पे दहन की प्रक्रिया पूर्ण होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण, इसलिए ये जो भाग होता है वो सर्वाधिक गर्म होता है। ठीक है, तो ये आपका 6 का ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। अगला है कि अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। तो अम्लीय वर्षा के लिए क्या उत्तरदायी होता है, एक तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्तरदायी होते हैं, दूसरा सल्फर के ऑक्साइड उत्तरदायी होते हैं। अर्थात इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त में से एक से अधिक जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपका क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 था उसे हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से जो है डिस्कस किया और इसके सारे प्रश्नों को भी जो है हम लोगों ने देखा है। अब ये सीरीज आपका क्या है कि कंटिन्यू रहेगा और पूरे जो चैप्टर है उन चैप्टर को हम लोग बारी बारी से इसी तरीके से जो है वो डिस्कस करते जाएंगे और आपके जो सभी एग्ज़ाम है जिसमें आपका साइंस पूछा जाता है उसमें आपको फ़ायदेमंद होगा। और दूसरा कि मैंने आपको अभी बताया कि आप जो है बाकी के जो क्लासेज है जैसे क्लास 7 और क्लास 6 के जो SCRT हैं उनके वीडियो भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। जब आप जाओगे मतलब स्टडी सेंटर आप चैनल पे जाओगे तो फिर वहाँ आपको प्लेलिस्ट में ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं और ये काफ़ी अच्छे से हर एक चैप्टर को यहाँ पे डिस्कस किया गया। जैसे आप ये देख सकते हैं SCRT क्लास 6 साइंस का ये पूरा प्लेलिस्ट है और इसमें जो है हर एक चैप्टर को जो है उसमें क्या गया आपका चैप्टर वाइज उसमें क्वेश्चन करते हुए डिस्कस करते हुए जो है यहाँ पे किया गया। तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, आप इसे ज़रूर देखें। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। साथ ही आपको जो है चैनल का जो लिंक है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड जो टेलीग्राम का लिंक है वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा कमेंट में, तो वहाँ से आप PDF जो है इसका ले सकते हैं। ठीक है, PDF आपको क्या है कि टेलीग्राम चैनल का लिंक में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक कर दें और साथ ही अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दें। ठीक, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो